मेरे इंटरनेट के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज आज मैं फिर से आपके पास मेरा चौथा वीडियो लेके आ गया। और इसमें हम आज थोड़ी टेक्निकल बात करेंगे जो हमें अभी चाहिए, अभी हमारे साथ लगती है, अभी हम उस पर काम करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में जनरेशन पे बात की थी। तो जनरेशन इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहता था, हमारे कंप्यूटर का कल्चर आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको पढ़िए, समझिए। ओके। आज हम जो पढ़ने वाले उससे पहले मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था मेरा कि इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो डेटा है ये कितने बाइट का है, या कितने बिट का है, या कितने केबी का है, या कितने एमबी कितने जीबी का है। तो ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो मेरे को सिर्फ एक आंसर आया कमेंट में, माइट भी शायद कम लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, जो भी है। लेकिन मैं हमेशा यही करूँगा कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप बाद में भी कभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा, इसलिए मैं हर वीडियो का आगे नंबर लिख रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 2 3 4, तो उसी ऑर्डर में आप इन वीडियोज़ को ओपन करके देखिएगा। ओके। सो इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये अल्फ़ाबेट्स है जो कंप्यूटर को कभी समझते ही नहीं है। सो व्हाट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज़ 0 और 1, इसके अलावा उसको वो समझता नहीं है ना। व्हाट अभी हम इसको कैसे करेंगे? तो टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर समझे हमारी बातों को। अच्छा, आई हम कंप्यूटर को समझा नहीं सकते, उस 0 1 में उसको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन कैसे बताऊंगा? सो वी यूज़ आस्की चार्ट। आस्की चार्ट अभी आप जैसे ही मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम पे इस वीडियो को पॉज करके गूगल करके देखिएगा। सो आस्की चार्ट आप देखेंगे तो उसमें हर एक अल्फ़ाबेट, स्मॉल ए के लिए अलग एक वैल्यू है, कैपिटल ए के लिए अलग वैल्यू। कैपिटल ए की वैल्यू 65, कैपिटल बी की वैल्यू 66, ऐसी हर कैरेक्टर की एक वैल्यू है। सो मैं फॉर एग्जांपल कैपिटल ए की वैल्यू लेता हूँ 65, और अब 65 इज़ अगेन ये एक डेसिमल नंबर है। कंप्यूटर को ये भी समझ में नहीं आएगा, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डेसिमल टू बाइनरी वाला चार्ट यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे वो आप इसको वो जो अपन ने बचपन में पढ़ा था कि आप रिमाइंडर और क्वोशंट वाला मेथड है, 2 से डिवाइड करते जाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो मेथड से आप निकाल सकते हो। शॉर्टकट में मैं अगर बताऊँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1, उसका ढेर सारे 0 और सबसे लास्ट में 1। तो ये 65 की वैल्यू हो गई। ये शॉर्टकट वाला मेथड मैं जब नेटवर्क पढ़ाऊँगा तो आपको बिल्कुल मैं ज़रूर सिखाऊंगा इस मेथड पे काम करना। तो आज की चार्ट है, अब ये 0 1 में हो गया, तो ये डेटा मैंने स्टोर कर लिया। तो ये जो आउटपुट आया ये 8 बार 0 या 1 है। सो एक 0 या एक 1 मतलब 1 बिट की बात कर रहा हूँ मैं ना, एक बिट। सो दिस इज़ 1 बिट। ये 1 बिट है। कौन सा? ये जो मैंने सेलेक्ट किया 1, ये 1 बिट है। सो सिमिलरली अब मेरे पास इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन में इंक्लूडिंग स्पेसेस टोटल 33 कैरेक्टर्स हैं। 33 कैरेक्टर्स हैं ये, इंक्लूडिंग स्पेस। तो 33 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को स्टोर करने में कितना लगा मेरे को? 8 बिट। अगर आप वो चार्ट हमारा चार्ट देखेंगे कि भाई 8 बिट मतलब क्या? सो 8 बिट इक्वल्स 1 बाइट। 1024 बाइट्स मतलब क्या? सो आप देखेंगे कि 1 किलो बाइट। सो ऐसे आपको वो चार्ट दिखेगा। तो जो कन्वर्जन वाला चार्ट है, प्लीज़ इसको पढ़िए, समझिए, तो आप समझ पाएंगे कि ये एयरटेल वाले या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं। आपको बोलते हैं 100 Mbps का कनेक्शन देंगे साहब हम, लेकिन आप महसूस करेंगे कि 100 Mbps स्पीड तो कभी आई नहीं। 100 Mbps मतलब कि 100 MB का एक कोई गाना है, वीडियो, वो एक सेकंड में 100 मेगाबिट पर सेकंड मतलब एक सेकंड में डाउनलोड होना चाहिए। तो आप ये सोचिएगा ज़रा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा कि ऐसा कैसे है कि 100 Mbps बोलते हैं लेकिन 100 Mbps जो है स्पीड कभी मिलती नहीं। अच्छा, वो भी सही है और आप जो सोचते हैं आप भी सही है, तो फिर ये चक्कर क्या है? तो ये सोचिएगा ज़रा। तो जब आप ये वाला चार्ट पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके। सो 8 बिट इक्वल्स 1 बाइट। सो ये 8 बिट थे, 1 बाइट। ये टोटल 33 कैरेक्टर्स है। मतलब ये जो डेटा मैंने दिया था आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए, दिस इज़ 33 बाइट्स डेटा। दिस इज़ द राइट आंसर। और ऋतिक लोधा करके हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, उन्होंने इसके ऊपर आंसर भी किया। वो तो उनको बधाई है ऋतिक को। गिफ्ट तो मैं भिजवा नहीं सकता ऑनलाइन में, नहीं तो मैं गिफ्ट भी भिजवा देता हूँ उनके पास। ओके, थैंक यू ऋतिक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस अपना। तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू से स्टार्ट करना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, ये हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि
ऊपर मेमोरी है आपकी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है ना, प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी इज़ रैम। फिर उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ALU और कंट्रोल यूनिट, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU के दो कंपोनेंट्स है ALU एंड CU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, CU इज़ कंट्रोल यूनिट। तो ये आपके दोनों CPU के कंपोनेंट्स हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आ रही है वो CPU के पास आ रही है, CPU से मेमोरी के पास वापस जा रही है प्रोसेसिंग के बाद डेटा, रॉ डेटा। ओके, देन वी हैव स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जो हमारा स्टोरेज है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब रैम में डेटा क्या रखा हुआ है, रैम स्टोर्स द डेटा विच इज़ करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग। जो भी डेटा CPU प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग में हमें भेजना है, ऐसे मैं एक गाना प्ले कर रहा हूँ ना, गाने की एग्जांपल से अपन समझते हैं। कोई भी एक गाना ले लेते हैं अपन, कोई भी गाना, ABC कित्थे गया सी। ओके, सो ABC कित्थे गया सी, ये जो गाना है ये परमानेंटली इसकी एक MP3 फाइल है जो मेरे स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में रखी हुई है, हार्ड डिस्क में रखी हुई है, CD में रखी हुई है, पेन ड्राइव में रखी हुई है, मेरे सिस्टम में रखी हुई है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज में रखा हुआ डेटा, अब मैं उसको डबल क्लिक करके प्ले करता हूँ। जैसे ही मैं उसको डबल क्लिक करके प्ले करूँगा, ABC कित्थे गया सी, सो जैसे डबल क्लिक किया, अब ये जो मेरा ऑडियो है ये सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि मेरी हार्ड डिस्क, रैम या हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या CD ड्राइव में रखा हुआ था, या कोई भी ऑक्सिलरी स्टोरेज है ना, एक्सटर्नल स्टोरेज उसमें रखा हुआ था। अब ये यहाँ से उठ के मेरी प्राइमरी मेमोरी में आ गया। सो प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम है ना। अब रैम के बहुत सारे टाइप है। सो अभी अपन रैम की बात करते हैं। तो रैम में आ गया है। अब रैम से इस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। ये डेटा सीधे हार्ड डिस्क से प्रोसेस नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि अगर मैं इसको हार्ड डिस्क से प्रोसेस करने जाता तो मेरे पास एक स्लाइड, मैं शायद आज यहाँ तक पहुँच जाऊँ, बसेस। तो मेरे जो स्टोरेज जो बसेस हैं वो उनकी स्पीड मेरे को इतनी मिलेगी नहीं, तो CPU बहुत धीरे धीरे प्ले करेगा, मतलब ABC इतना स्लो प्ले करेगा, जबकि मेरा गाना तो बहुत फास्ट है, ABC कितने गया सी। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को उस डेटा को ऐसी किसी मेमोरी में ला के रखना पड़ेगा जो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने जब गाने पर डबल क्लिक किया वो उठ के रैम में आ गई। अभी रैम में रखी हुई है, CPU उसको प्रोसेस कर रहा है। CPU ने प्रोसेस किया, रीड किया, वो क्या लिखा है, कितना म्यूज़िक है, कितना बिट्स है, क्या क्या बीट्स उसमें दी हुई हैं, वो सब उसने प्ले की, CPU ने प्रोसेस की, और प्रोसेस करके उसको कहाँ भेज दिया, आउटपुट को साउंड कार्ड के पास, साउंड कार्ड के पास भेज दिया। तो साउंड कार्ड से स्पीकर कनेक्टेड है, स्पीकर पे आपको आवाज़ आ गई। तो आप ये देखिए इतना फास्ट चल रहा है, मतलब कि जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कर सकता, वो बार बार रैम के पास जाएगा और CPU के पास लेके आएगा, बार बार रैम के पास जाएगा और CPU के पास लेके आएगा उस डेटा को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि बिट्स एंड बाइट्स का चक्कर। जैसे अभी भी कुछ सिस्टम्स हैं जो 32 बिट पे चलते हैं, लेकिन हमारे जो मॉडर्न डेज़ के सिस्टम है वो सब 64 बिट पे आ चुके हैं, 64 बिट पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे सिस्टम्स भी 64 बिट पे लेके आने होंगे। 90% 64 बिट पे आ चुके हैं सिस्टम। लेकिन मैं आपको अभी, भोपाल का एक बड़ा सा कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वहाँ अभी लिनक्स पढ़ाने गया। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि उनका सिस्टम में राइट क्लिक, विंडोज़ में माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे और आपको दिखेगा कि विंडोज़ कितने बिट का है। तो दिखेगा लिखा हुआ 64 बिट, बट एक्चुअली वो 64 बिट नहीं था। हम जब उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे, वर्चुअलाइजेशन क्या है अभी थोड़ी सी देर से बताता हूँ मैं। तो वर्चुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे तो हम उनके अंदर वर्चुअलाइजेशन कर नहीं पाए। क्यों? वो प्योर 64 बिट नहीं था। अब 64 बिट की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा इस कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ इस डायग्राम के हिसाब से कि मेरा कोई ये मैंने जो आपको कल होमवर्क दिया था कि इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये डेटा मेरे को CPU से प्रोसेस कराना है, ये मेरा CPU है, मेरे को इससे प्रोसेस कराना है। तो डेटा वो बार बार जाएगा रैम के पास और रैम से लेके आएगा, वो डेटा को प्रोसेस करेगा। और आउटपुट डिवाइस क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है या प्रिंटर है, आउटपुट पर प्रिंट कर देगा वो। ओके, तो ये बार बार CPU रैम के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि
वो एक बार में उतना ही डेटा लेकर आ पाएगा जितना आपकी बस स्पीड की स्पीड होगी, जितनी आपकी बसेस की स्पीड होगी। सो बसेस को अगर मैं शुद्ध हिंदी में समझाऊँ तो केबल्स, जो हमारे सिस्टम में केबल्स लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड है, जो मैंने कल आपको मदरबोर्ड दिखाया था, अभी भी मैं आपको एक बार एक मदरबोर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे मदरबोर्ड, ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम में आप देखिएगा कि ये CPU है, ये CPU है, और यहाँ पे ये जो है ये रैम लगी हुई है, ये रैम लगी हुई है। तो रैम से CPU के बीच में जो कनेक्टिविटी है, इनको हम बसेस बोलते हैं। CPU से ये साउंड कार्ड की पिन है, यहाँ पे साउंड स्पीकर कनेक्ट करेंगे। CPU से जो साउंड कार्ड पे डेटा गया है, यहाँ पे बसेस है। इस पॉइंट पे हम आपकी हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे। काफ़ी पुराने मदरबोर्ड का डायग्राम है, इसलिए ये वाला बड़ा सा स्लॉट दिख रहा है। नहीं तो अभी मैंने एक नया एक और बोर्ड है जिसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी पाटा हार्ड डिस्क होती थी, PAT है, पाटा पैरेलल AT है ना, या ID। तो वो यहाँ पे कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क आके केबल के थ्रू। अब फिर ये डेटा के यहाँ तक आया, यहाँ से फिर रैम में जाके स्टोर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है। प्रोसेसिंग के लिए कहाँ जाएगा? CPU के पास। तो यहाँ पे जो बस स्पीड है उसके अकॉर्डिंगली तय होगा कि डेटा कितनी तेज़ जाएगा। तो अब आपका 32 बिट का सिस्टम है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और 64 बिट का सिस्टम है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 33 कैरेक्टर्स हैं मेरे, इसका मतलब कि डेटा 33 बाइट्स का है। 33 बाइट्स, इसको मैं वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से। 33 को वापस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 से। आई एम सो सॉरी, मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है। तो अपन ने 33 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो आंसर इज़ 90 है। कुछ गलत किया मैंने। 33 मल्टीप्लाइड बाई 8, सो इट इज़ 264। सो मेरे पास 264 बिट का डेटा है, 264 बिट का। ओके, अब क्या है? अब मेरा सिस्टम अज्यूमिंग 32 बिट का विंडोज़ इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, 32 बिट का। अब क्या होगा कि रैम से CPU में जब डेटा ट्रांसफ़र होगा वो 32 बिट की स्पीड से होगा। तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 32 बिट का कर सकते हैं। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि वो एक नैनो सेकंड हो सकता है, पिको सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, एक इंस्टेंस एक बार में, है ना। सो 32 बिट का डेटा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि 264 डिवाइडेड बाई 32 कर देता हूँ। 264 बिट का डेटा है, एक बार में 32 बिट भेज सकता हूँ मैं। सो 264 डिवाइडेड बाई 32, ओके, सो आंसर इज 8.25। सो मुझे 8.25 मतलब 9 सेकंड पकड़ लेता मैंने ना। 9 सेकंड नहीं होगा, ये बहुत ही कम टाइम है, लेकिन 9 बार में ये काम हुआ। 9 बार में ये काम हुआ। वो नैनो सेकंड हो सकता है, पी सेकंड, कुछ भी। 9 बार, 9 इंस्टेंसेस में मेरा डेटा रैम से CPU तक ट्रांसफ़र हुआ। कौन सा? ये डेटा जो CPU को प्रोसेस करना था, कुछ भी पर्पस था इसका, है ना। कब? जब मेरा सिस्टम 32 बिट का है। तो उसी सिस्टम को मैंने 64 बिट के विंडोज़ के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो मेरा डेटा था 264, इसको मैं डिवाइड करूँगा 32 से, तो आंसर आया मेरा 264 डिवाइडेड बाई 64, आंसर इज 4.125। 4.125 मतलब 5 इंस्टेंसेस। अभी 5 इंस्टेंस में वो डेटा मेरा जो है CPU से रैम पे ट्रांसफ़र हो गया। रैम से CPU पे ट्रांसफ़र हो गया, रैम से CPU पे चला गया। तो अगर यही 32 बिट सिस्टम है तो देखा आपने, आधा स्लो हो जाएगा। यही 64 बिट सिस्टम है तो फास्टर हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2012 के बाद कोई भी सिस्टम, इनफैक्ट 2009 के बाद मेजरली जितने भी सिस्टम्स बने हैं, जितने भी सिस्टम 2009 के बाद बने हैं, वो सारे के सारे सिस्टम 64 बिट ही हैं। बट ये हमारे जो हार्डवेयर वेंडर्स हैं, इनकी कमी है, नॉलेज की कमी है, या रिसोर्सेज इनके पास नहीं है। 64 बिट का विंडोज़ तो उन्होंने 32 बिट का विंडोज़ डाल के दे दिया। बट आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका सिस्टम आधा स्लो हो गया ज़बरदस्ती। इट इज़ लाइक कि आपके पास 2 लेन है, 4 लेन है से, जब मैं भोपाल इंदौर की बात करता हूँ बार बार, तो भोपाल से इंदौर जाने के लिए 2 लेन है, भोपाल इंदौर आने के लिए 2 लेन है, टोटल 4 लेन है मेरे पास, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 4 में से 2 लेन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 2 लेन ही हम आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी स्पीड आधी हो गई। आप इंदौर अभी फट से 3 घंटे में पहुंच जाते हो,
फिर आपको 5-6 घंटे लगेंगे, पहले हमें 5-6 घंटे लगते थे इंदौर पहुँचने के लिए भोपाल से। तो क्योंकि अब डेटा ज़्यादा बार में ट्रांसफ़र होगा, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट हो, जितनी एप्लीकेशन चल रही हैं वो सब 64 बिट हो, तभी आपका सिस्टम फास्टर रेट पे चलेगा। नहीं तो सिस्टम वही है, आप अचानक से महसूस नहीं कर पाओगे सिस्टम यार ये स्लो क्यों चल रहा है। क्यों? क्योंकि आधा ही सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आधा तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये मेरा पर्पस था, है ना। ओके, तो 64 बिट पे ही सिस्टम रखना अपने को, अपनी आज की पहली बात ये हो गई। ओके, फिर वापस इसी डायग्राम पे आते हैं। तो हमारा जो प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है ना, हमारे स्टोरेज पे गाना था ABC कितने गया सी, वो जैसे मैंने डबल किया तो वो कहाँ चला गया, रैम में। रैम से CPU ने उसको प्रोसेस किया, CPU ने उसको आउटपुट डिवाइस पे भेज दिया। तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर ने उस गाने को प्ले कर दिया। तो आप समझो कि जब गाना प्ले होता रहा तो कंटिन्यूसली रैम और CPU के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। हम कुछ उसको अपन किसी उसमें गए, मॉल में गए तो आपने देखा कि उनके पास एक QR कोड वो रीडर रखा रहता है, ऑप्टिकल रीडर रखा होता है। वो फट से आपका सामान रीड कर लेते हैं और इनपुट भेज देते हैं कि भाई इतना किलो ये सामान खरीद लिया उन्होंने। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया। ओके, तो ये इनपुट डिवाइसेस है, तो ये हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसकी बेसिस पे हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है। तो ये बेस है। अब आपने सुना कि सिस्टम्स ब्रांडेड भी आते हैं, सिस्टम्स असेंबल्ड भी आते हैं। आप एक सिस्टम परचेज करने गए, तो आप जब असेंबल्ड सिस्टम परचेज करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सस्ते हैं। और जब ब्रांडेड सिस्टम लेने जाएंगे, लिनोवो का, HP का, सैमसंग का, और चाइनीज़ ब्रांड्स को तो मैं हाईलाइट करता नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैन लगा रखा है इनके ऊपर, और इन्हें यूज़ भी नहीं करना चाहिए। मिलिट्री डिफेंस में 6 साल तक लिनोवो के ऊपर बैन था। लिनोवो के ऊपर आरोप थे कि वो डेटा चुराता है। तो आप सोच समझ के अपना हार्डवेयर डिसाइड करें कि हमें क्या लेना है। सस्ते के चक्कर में कभी ना जाएं। सोचें समझें। कुछ डाउट आता तो आप मेरे इन वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर कहीं पे पब्लिक में, गूगल में आप हेमराज सिंह चौहान लिख दोगे, मेरा नंबर गारंटी मिल जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से। फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप कर दें, मैं पक्के से आपको आंसर करूँगा। तो ये हम लिनोवो ब्रांडेड सिस्टम और असेंबल्ड सिस्टम की बात कर रहे थे। हर एक डिवाइस की एक स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब अपन ने क्या सोचा, वेंडर्स क्या सोचते हैं कि बेस्ट CPU लगाओ, बेस्ट मदरबोर्ड लगाओ, लेटेस्ट वाली रैम लगाओ। लेकिन जो लेटेस्ट रैम है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हायर होगी, जो मदरबोर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है थोड़ी लोअर होगी, वो कम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा, CPU अलग चल रहा होगा। अब ये ना ये एक इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं आएगा, तो अच्छा सिस्टम होते हुए भी आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सो आप अगर एक अच्छा सिस्टम लेना चाहते हैं, असेंबल्ड में लेना चाहते हैं क्योंकि सस्ते हैं, आप बिल्कुल लें, बेशक लें असेंबल्ड सिस्टम। बट पहले ये चेक करें कि क्या सबका FSB, क्या सबकी स्पीड बिल्कुल एक जैसी है, सब 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, 1800 पे चल रहा है, 2100 पे चल रहा है, ये चेक करिएगा। फिर आप उस सिस्टम को परचेज़ करने में जाइएगा। तो आप देखेंगे असेंबल्ड सिस्टम भी आया, सस्ता भी आया और अच्छा आया। जो ब्रांडेड सिस्टम्स हैं वो सिर्फ इसी बात का पैसा लेते हैं कि भाई उनके इंजीनियर्स ने रिसर्च किया है कि ये वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क लगाएंगे, हम सीगेट की लगाएंगे, सीगेट की बेस्ट है लेकिन हम वेस्टर्न डिजिटल की लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस हार्डवेयर के साथ मैच हो रही है। तो उन्होंने एक एक चीज़ को असेस किया हुआ है। रैम उन्होंने 2100 की अवेलेबल नहीं लगाई, 1800 FSB की लगा दी। क्यों? उन्होंने टेस्ट किया कि साहब इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो दे आर चार्जिंग फॉर दैट टेस्टिंग, एंड ऑब्वियसली उनका नाम है तो कुछ ना तो कुछ पैसे कमाएंगे ही। तो मैं तो शुरू से असेंबल्ड सिस्टम का पक्षधर हूँ, या फिर अब तो मैं सेकेंड हैंड सिस्टम का पक्षधर हो गया कि आप सेकेंड हैंड ब्रांडेड सिस्टम ले लो, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, मतलब असेंबल्ड से भी सस्ते हैं। तो आपको कंप्यूटर परचेज करते टाइम ये सोचना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपको ये डायग्राम क्लियर होगा कि कैसे इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, किस स्पीड पे लेना। आप बिल्कुल भी इसके पीछे मत भागो कि बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए और अपडेटेड चाहिए, है ना। ओके, आगे आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CPU पे बात की जा रही है। इसमें कैश मेमोरी है। सो कैश जो है, इसको कैच नहीं बोलते हैं, इसको कैश ही बोलते हैं, कैश मेमोरी। अब पहले आप बुक्स पढ़ेंगे तो L1 और L2 कैश होती थी, है ना। चीपर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सो सॉरी, अपन यही सही कर देते हैं इसको, चीप। ओके, सो L1 जो है, L1
बहुत ही फास्टेस्ट है। अब कैश मेमोरी है क्या, अपन ये समझते हैं, तो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। मेरे बगल में से अगर डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो सॉरी, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ तो शायद डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा, क्योंकि साइड में क्लास चल रही है जी। सो अभी अभी क्या होगा, कि हम कैश मेमोरी देख रहे थे। कैश मेमोरी के लिए आपको वापस ये मदरबोर्ड का डायग्राम से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप सीपीयू देख रहे हैं, सीपीयू कनेक्टेड है ग्रीन कलर का, और ये सीपीयू जो है ये कनेक्टेड है आपके मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड में इसके पास डेटा बसेस है। डेटा बसेस अपन किसको बोल रहे हैं, वो केबल्स को। वो केबल्स जो बार बार आपके सीपीयू तक डेटा लेके आ रही हैं। कहाँ से लेके आ रही हैं, रैम से लेके आ रही हैं। तो उन केबल्स को हम बसेस बोलते हैं, डेटा बसेस। ओके, अभी जो डेटा बसेस है, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, पता नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट ना हो गया मेरे साथ। तो अब ये मेरा सीपीयू है, इस सीपीयू से रैम के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होना है। अभी मैंने आपको 32 बिट और 64 बिट समझाया था। अल्टीमेटली सीपीयू को बार बार रैम के पास तो जाना ही पड़ेगा डेटा लेने के लिए, बिकॉज सीपीयू कैन नॉट होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज़ करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन। जिस प्रोसेस को सीपीयू भी प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस को सीपीयू होल्ड नहीं कर सकता है। उस प्रोसेस को सिर्फ सीपीयू बार बार जाके रैम से लेके आएगा। मतलब मैं इसके लिए बहुत ही देसी एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत ही देसी एग्जांपल। एक मशीन आपने मूवीज़ में देखी हो या गांव में देखी हो, एक मशीन है, ऐसे गोल घुमाते रहते हैं, उसमें और अपन घास डालते हैं और वो घास जो है कट करती रहती है। तो अपन उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, हाथ से आगे बढ़ाते रहते हैं और वो कट करता रहता है। तो इस जो जो ब्लेड है उसमें आप समझिए वो सीपीयू है, वो प्रोसेस कर रहा है, वो कट कर रहा है उस घास को। तो वो होल्ड नहीं कर सकता। होल्ड उसके पीछे हमने एक स्टैंड बना रखा है, उस स्टैंड पे हमने घास को रखा है और वो घास आगे बढ़ रही है और हमारा सीपीयू उसको कट कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रोसेसर है, वो इंस्ट्रक्शन उसको बार बार चाहिए उसके पास तक, तब जाके वो प्रोसेस करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हमें मेमोरी हमने क्यों बनाई, रैम प्राइमरी मेमोरी क्यों बनाई, ताकि वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखे। इसका मतलब कि सीपीयू को बार बार रैम तक जाना डेटा लेने के लिए, तो टाइम लगेगा, थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो होगी। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया कि यहाँ सीपीयू के अंदर ही एक कैश मेमोरी बना दी गई। बट सीपीयू बहुत ही सबसे महंगा डिवाइस है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। हाईएस्ट क्वालिटी का सिलिकॉन इसको यूज़ होता है बनाने के लिए। तो इसके अंदर ही एक मेमोरी बना दी गई है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, CACH, कैश मेमोरी। और ये कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर है, लेकिन ये बहुत ही कम होती है। कितनी कैश मेमोरी होगी, 2 MB। रैम आप अपने सिस्टम में कितनी लगा रहे हो, 8 GB, 16 GB, है ना। अब आप में से जो भी सिस्टम परचेज करेगा, कोशिश करिएगा 8 GB कम से कम रैम के साथ ही सिस्टम खरीदे, क्योंकि अब एप्लीकेशन 8 GB रैम मांगती हैं। ओके, तो आपके पास रैम 8 GB है, लेकिन ये सीपीयू के अंदर कैश कितना है, 2 MB। अच्छा सिस्टम होगा तो 4 MB, बहुत महंगा सिस्टम आप लेने जाओगे ब्रांडेड तो 6 MB। इतनी कैश मिलेगी आपको L1। तो L1 बहुत कॉस्टली है बट बहुत ही फास्ट है। ये ऑलमोस्ट सीपीयू को सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड पे डेटा प्रोवाइड करती है। तो इसकी कॉस्ट है, मटेरियल इसका, जिस मटेरियल से इसको बनाया गया वो बहुत महंगा था, तो उसकी कॉस्ट है। लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त मिलती है। लेकिन लेकिन हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एक सस्ती कैश आ गई जिसको हमने कहा L2 कैश। L2 कैश। सो L2 कैश थोड़ी चीपर है, बट इसका परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है, गिर जाता है। तो अब ये भी कहाँ है, ये भी सीपीयू के अंदर ही है। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ भी इतना ही है, 4 MB, 6 MB। और जो मैं आपसे L1 कैश बोल रहा हूँ ना, L1 कैश तो बहुत ही कम सीपीयू के अंदर आती है। मेजरली सीपीयू के अंदर L2 कैश आती है। तो इंटेल हुई ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख देती है कि कैश कितनी है, लिखा 6 MB कैश है, बट वो L1 है या L2 ये तो लिखा ही नहीं। 80% केसेस में वो L2 कैश होगी, मतलब सस्ती कैश है। अब अगर आप सर्वर परचेज करने जा रहे हो, जिस सर्वर से हज़ारों यूज़र शायद डेटा एक्सेस करेंगे, तो योर कैश शुड बी L1 कैश, नॉट L2। तो यहाँ आपकी सीपीयू की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपका मतलब कॉस्ट कितनी बढ़ेगी,
L2 कैश का सिस्टम अगर 20,000 रुपये का आ रहा है तो L1 कैश का सिस्टम 40,000 रुपये का आएगा. इतना डिफरेंस आएगा उसमें, क्वालिटी का इतना डिफरेंस आएगा. आप समझ नहीं पाओगे इतना डिफरेंस क्यों. लूट रहा है वेंडर, लेकिन डिफरेंस है उसमें. अब L2 कैश भी महंगी थी, 6 MB आ रही है. आम प्रोसेसर जो आप हम परचेज करते हैं सब में L2 कैश होती है, तो L2 कैश भी महंगी है. तो मैक्स जो सर्वर के लिए हार्डवेयर, सर्वर के लिए जो CPU आता है उनमें 16 MB तक कैश जाती है. क्यों? क्योंकि कॉस्टली है. लेकिन कैश का फ़ायदा क्या है कि CPU को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है. CPU को CPU से रैम तक बार बार नहीं आना पड़ रहा है. उसको यहीं पे कैश, यहीं पे डेटा मिल जाता है, तो बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर देता है. सो नाउ वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड L3 कैश. L3 कैश क्या है? CPU के अंदर नहीं है, जस्ट CPU के बगल में या मदरबोर्ड में यहाँ पे इंटीग्रेट की हुई है, मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड है. लेकिन क्योंकि ये मदरबोर्ड का कंपोनेंट है तो इस कैश की कॉस्ट बहुत ही कम है. मतलब अगर L2 कैश वाला प्रोसेसर 10,000 रुपये महंगा आ रहा है तो L3 कैश आपको 32 MB मिल जाएगी 2,000 रुपये में. गेटिंग माय पॉइंट. 32 MB मिल जाएगी 2,000 रुपये के डिफरेंस पे. तो ये आपके मदरबोर्ड का फीचर है, CPU का फीचर नहीं है. कि जहाँ CPU होगा उसके जस्ट बगल में L3 कैश का भी ऑप्शन होगा. तो अब जब आप मदरबोर्ड परचेज करेंगे, गेमिंग वाला सिस्टम जिन्हें लेना है तो वो L3 कैश देख लें एक बार. फ़ायदा क्या है कि बार बार रैम तक नहीं जाना, वहीं पे आपको बगल में डेटा मिल जाएगा, तो आपका CPU थोड़ा फास्टर रेट पे काम कर पाएगा. तो ये कैश मेमोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमेशा काम आती है भाई. आप जब भी सिस्टम परचेज़ करें तो उसको देखें और उसके बाद ही परचेज़ करें. ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ. फिर नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड करता हूँ, कल अपलोड करता हूँ. मैं क्लॉक स्पीड से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो गई, लोग सो जाएंगे मेरा वीडियो देखते देखते. थैंक यू सो मच. बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. जय हिंद, जय भारत. अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, सिर्फ आप कैश मेमोरी पे थोड़ा सा घर जाके अच्छे से गूगल करिए. सॉरी, घर पे बैठे हुए गूगल करिएगा. थैंक यू सो मच.